वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। 28 श्रावण 1347 मंगलवार 13 सितंबर 1940। 8-9 दिन पहले ट्रेन दुर्घटना में सभी के प्रिय गोपाल दा, सत्संग के सेक्रेटरी एवं ऋत्विकाचार्य सचिव एवं दुर्गाचरण सरकार सत्संग के विशिष्ट कर्मी का देहांत हुआ है। उस संवाद को पाने के बाद से श्री श्री ठाकुर अत्यधिक शोक एवं दुख से अभिभूत हो पड़े हैं। उन्हें अविश्रांत अतिक्रंदन, करुणा विलाप और टूटे दिल के आर्तनाद से आश्रम का आकाश बतास भराक्रांत हो उठा है। श्रावण के दुर्योग के साथ विषाद की गहरी काली छाया चारों ओर छा गई है। दिन रात रोते रोते श्री श्री ठाकुर का चेहरा सूज गया है, गला फंस गया है, फिर भी उनकी रुलाई का कोई अंत नहीं। जो सभी के लिए सांत्वना है वे आज शोक में अधीर है। उन्हें सांत्वना दे तो कौन। उनकी ऐसी अस्वस्थता जब बर्दाश्त से बाहर की बात हो गई तो अंत में गोपालदा की माँ एवं मासी माँ ने आकर कहा, गोपाली, हम तुम्हारी ऐसी अवस्था को आंखों से देख नहीं सकते हैं। हमारे चेहरे को देखकर शांत हो जाओ। क्या करोगे? भाग्य में जो बदा था वही हुआ है। अभी तुम अच्छे न रहो तो किसका चेहरा देखकर हम जिएंगे। उन लोगों के बार बार अनुरोध पर श्री श्री ठाकुर धीरे धीरे शांत हुए। 2-3 दिनों के बाद आज स्वाभाविक रूप से वार्तालाप कर रहे हैं। आज सवेरे तासू में बैठे हुए हैं। सामने के विस्तृत मैदान वाले बालू की रेत में पानी पड़ रहा है। बीच बीच में उदास दृष्टि से उस ओर देख रहे हैं। इसी समय केष्टोदा आए। केष्टोदा ने मनोविज्ञान के विषय में एक नई पुस्तक पढ़ी है। उसके विषय में उन्होंने कहना शुरू किया। श्री श्री ठाकुर ने प्रसंग क्रम में कहा, अतीत को हम हर समय वहन करते हुए चले आ रहे हैं। अतीत का भला बुरा हमें जरा भी नहीं छोड़ सका है। आपके पूर्वजों ने वंश परंपरा से जितने आचार अनुष्ठान एवं कर्म किए हैं उनके माध्यम से आपके वंश में कतिपय विशेष सहजता गुण आए हैं। आप उनके बल पर ही खड़े हैं। यदि आप इस नींव को अपेक्षा करें तो स्थितिहीन हो जाएंगे। इसलिए पारिवारिक ऐतिहाद से विच्युत होना अच्छा नहीं। केष्टोदा, यदि किसी का पारिवारिक ऐतिहाद खराब हो, श्री श्री ठाकुर, वास्तविकता को अस्वीकार करना या मिटा देना संभव नहीं है। इसलिए भला बुरा जो हो उसे ही जीवन वृद्धि की दिशा में नियंत्रण करना होगा। इसलिए आदर्श की आवश्यकता है। आदर्श की सेवा में जो लगाया जाए वह खराब होते हुए भी बहुत अच्छा बन सकता है, और जो आदर्श की सेवा में नहीं लगता है, जो अपने खाम ख्याल का खुराक जुटाते रहता है, वह अच्छा होने पर भी अनर्थ पैदा कर सकता है। आत्मसमर्पण के जरिए कुरूपता भी सुंदरता में परिणत हो जाती है, और उसके अभाव में जो सुंदर है वह भी कुत्सित हो जाता है। यदि कोई पंडित व्यक्ति अपने पंडित्व के जरिए दूसरे को परिपूर्ण नहीं करता है तो उसका पंडित्व विधवा की विलासिता की तरह अशोभनीय और पीड़ादायक हो जाता है। यदि कोई महामूर्ख भी मातृभक्त, पितृभक्त और गुरुभक्त होता है तो उसे देखकर मनुष्य के प्राण में प्राण आएंगे। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह संसार की एक शोभा है। यदि यह प्रफुल्ल ही मेरे लिए विवाह करता है, मेरे लिए संसार करता है, मैं जैसा चाहता हूँ
ठीक उसी तरह करता है तो उसके लिए वही प्रकृत संन्यास होगा। ऐसा न कर यदि अपनी इच्छा के अनुसार अविवाहित जीवन यापन भी करे, उसमें उसका गिरह नहीं टूटेगा। मैं बहुत धर्म कर रहा हूँ, ऐसा क्यों न सोचे, पर उससे दरअसल कोई फायदा नहीं होगा। गोपाल की तो बात ही नहीं है। मेरे हाथ की लाठी की तरह था, मेरे इशारे को समझकर चलने की चेष्टा करता था। जैसी उसकी विद्या थी वैसी उसकी बुद्धि थी। तक्षक की तरह दक्ष था। मेरी आंखों का एक इशारा देखकर ही समझ जाता था कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दुर्गाचरण के विषय में सोचकर देखे ना, पहले जितना ही अकाम क्यों न किए हो, पर वह बाद में बहुत बदल गया था। B.C. चटर्जी, S.N. मोदक जैसे स्तर के लोग उसका कितना खातिर करते थे और वह खूब जोर से जाजन करता था। ऐसी कोई तर्क भड़क नहीं थी। नाटकीय भाव भंगिमा की भी उसे खूब जानकारी थी। कभी हंसता था तो कभी आंखों से धारा प्रवाह आंसू बहाता था। मनुष्य को खूब रमा सकता था। हरेन बोस का भी वही ढंग है। वार्तालाप के बाद श्री ठाकुर को समाचार पत्र पढ़कर सुनाया गया। तत्पश्चात श्री ठाकुर ने केष्टोदा से कहा, आप किंतु मासीमा पर सब समय ध्यान रखेंगे। सुधा मानो फूल दुर्गादास की स्त्री की खोज खबर लेती रहे। रेणु गोपालदा की स्त्री और फूल की ओर देख नहीं पाता हूँ। न जाने दिल में कैसी धड़कन पैदा हो जाती है। परमपिता की दया से अब उसके बच्चे उसके दिल में बैठे रहे एवं मनुष्य बने, तभी तो सब कुछ हो सकता है। इतना कहकर दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए कातर स्वर में बोले, दयाल। थोड़ी देर के बाद स्नान करने के लिए उठे। 4 भाद्र 1347 मंगलवार, 20 सितंबर 1940। श्री ठाकुर के निकट आज तीसरे पहर में फकीर बाबू आए हुए हैं। श्री ठाकुर बांध के किनारे ताशू में बैठे हुए हैं। श्री ठाकुर ने उनसे अनुरोध करते हुए कहा, आप ऐसा व्यवस्था कर दे जिससे हमारे बच्चों को कोई दिक्कत न हो। ऐसा करेंगे जिससे आपकी बातों को दूसरा कोई उलट न सके। फकीर बाबू, ऐसी चेष्टा करने पर यहाँ भी एक केंद्र बनाया जा सकता है। तपोवन के बच्चों के विषय में ऑफिस का धारणा है कि यहाँ के लड़के पहले से दूसरे स्कूल से जहाँ तक पढ़कर आते हैं उसे गोपन कर रखते हैं, इसलिए खूब अच्छी तरह देखना करते हैं। प्रमाण पत्र लेकर आए तब तो कोई गड़बड़ी नहीं रह सकती है। श्री ठाकुर, यदि प्रमाण पत्र लाए भी हो तो क्या उपयुक्त समय के पहले परीक्षा देने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? फकीर बाबू, हाँ, वह भी संभव हो सकता है, पर यहाँ के संक्षिप्त पाठ्यक्रम के विशेष नियम के विषय में विश्वविद्यालय को विश्वास कराया जा सकता है। हम यहाँ आए और यह देखें कि पढ़ाई खूब अच्छी हो रही है, उससे काम नहीं चलेगा। व्यवस्था को संतोषजनक भाव से व्याख्या करना होगा एवं वह प्रत्युत्पादी होना चाहिए। श्री ठाकुर, जब मैंने पहले केष्टोदा, गोपाल, पंचानंदा, बंकिम इत्यादि को लेकर आरंभ किया था, उस समय आश्चर्यजनक फल देखा। कितने लड़कों ने 3 वर्षों में ही पास किया है। जिन्होंने पास किया है उनकी शिक्षा भी निम्न स्तर की नहीं है। शिक्षा पद्धति के विषय में मैंने कहा या करके देखा है। उन्हें उस समय वे लोग कुछ लिख करके रखते थे, सब कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब यह देख रहा हूँ
कि लिखित न रहने पर कुछ दिनों के बाद वह चीज़ माथे में नहीं रहती है। इसलिए इस बार मैंने यह तय किया है, प्रफुल्ल को दिखाते हुए, उन लोगों को लेकर और 2 ब्राह्मण एमए को जुटाकर नए ढंग से आरंभ करूंगा। प्रश्नोत्तर के रूप में शिक्षा प्रसंग नाम की एक पुस्तक बन जाएगी। वह सत्यसंदीपी होगी या नहीं, यह नहीं जानता, क्योंकि मैं अपनी तरह अपनी भाषा में ही तो कहूँगा। अपनी अभिज्ञताओं को मैं उड़ेल कर जाऊँगा। लिखना पढ़ना नहीं जानता हूँ, मूर्ख व्यक्ति हूँ, इसलिए नहीं जानता हूँ कि क्या होगा। फिर भी मेरे पास जो है उसे मैं दूंगा। आप लोगों को उसमें से ढूंढकर सब कुछ निकाल लेना होगा। आप लोगों की पद्धति के साथ चलना मुझसे संभव नहीं है। अभी तो थोड़ा कमा है। पहले बीए पास सुनने से ही भय होने लगता था। फिर भी मैंने केष्टोदा के कहने पर ही सब कुछ दिया है। जब केष्टोदा कहने लगे अंग्रेजी में दे, अंग्रेजी में दे, मैं तो मन ही मन हंसता था। मैंने मजाक में कहना शुरू कर दिया। वे बोले, ठीक तो है, ठीक हो रहा है। मेरी भी जिद हो गई। जो भी दिल में आता था बोलता जाता था, मानो मेघ के टुकड़े इधर उधर घूम रहे हो और मैं उन्हें पकड़कर फेंकता जा रहा हूँ। यदि हठात कोई शब्द छूट जाता था तो पूछे जाने पर भी मैं कह नहीं पाता था। उसे लेकर उन्हें घंटों तक लगातार चिंता करनी पड़ती थी। उसके बाद केष्टोदा ने मुझे दोहे में देने कहा। क्या मैं दोहे में कह सकता हूँ? बचपन से जिस प्रकार न कुछ लिखते ही है, मैंने भी 2-1 कविता लिखी है, किंतु दोहे में कहना क्या संभव है? केष्टोदा के दबाव डालने पर बोलना आरंभ किया और बोला भी। ये लोग बहुत कुछ कहते हैं, आप थोड़ा देखें और सुने। मैंने इतना जो कुछ कहा है, किया है, मुझे उसमें एक ही रस मिलता है, माँ से बहादुरी लूटने की प्रबल इच्छा। इसी आशा में सब कुछ करता था। माँ सुनकर बोलेगी, अच्छा हुआ है। वही थी मेरी सार्थकता, मेरा पुरस्कार। माँ चली गई, अब और कोई रस नहीं मिलता है। श्री ठाकुर ने केष्टोदा को उस खाता बही को लाने कहा जिसमें उनके द्वारा कहे गए दोहे नोट किए गए हैं। केष्टोदा लेकर आए और पढ़ने लगे। इस प्रकार घंटों तक विभिन्न विषयों के अनेक दोहों को पढ़ गए। फकीर बाबू सुनकर अचंभित हो गए। श्री ठाकुर, क्या यह छापने के लायक है? फकीर बाबू, क्या कहते हैं? ये तो केवल दोहे नहीं हैं, बल्कि उन्नत ढंग के काव्य हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अति सुंदर हुए हैं। दोहों को पढ़े जाने के बाद श्री ठाकुर बोले, हमारे यहाँ का शिक्षा नितांत घरेलू ढंग का होता है। यहाँ के लड़के लड़कियाँ बीए एमए पास करने के बाद भी यह नहीं समझ सकते कि वे शिक्षित हुए हैं। वे घूमेंगे फिरेंगे, घरेलू भाषा में बातें करेंगे, उसी भाव में एक गिलास पानी देंगे। एक बार कलकत्ता से मैट्रिक पास एक लड़की ने आश्रम में आकर देखा कि एक बीएससी पास लड़की भी गांव की अनपढ़ लड़कियों की तरह कमर में कपड़ा बांधे कालिक लगी हांडी मांज रही है। उसे देखकर वह किसी प्रकार भी विश्वास नहीं कर सकी कि वह उतना शिक्षित है। फकीर बाबू अत्यंत उत्साह उद्दीप्त हो उठे। उसी प्रकार बातें करने में कुछ समय कट गए। उसके बाद श्री ठाकुर को प्रणाम कर उन्होंने विदा ली। श्री ठाकुर ने उन्हें पुनः आने के लिए कहा। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।